हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 13 सॉल्व करेंगे मैथ्स का। इसके पहले हमारे कंप्लीट रिवीजन बैच के सेट नंबर 1 से 12 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चंस पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो या तो कमेंट पे आप लोग रेज कर दीजिए, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे डिस्कशन ग्रुप की भी लिंक दी हुई है। वहाँ पर जाके आप लोग वहाँ पर अपना इशू रेज कर सकते हैं। हम लोग डिस्कशन ग्रुप में या तो डायरेक्टली मैनुअली आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसका इशू रिजॉल्व कर देंगे, या तो हम लोग शॉर्ट वीडियो से आपका इशू रिजॉल्व कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। मान लें पी क्यू और आर विशिष्ट पूर्णांक हैं। आर एक धनात्मक समपूर्णांक है जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है। निम्नलिखित व्यंजक में कौन सा सत्य नहीं हो सकता है? तो अगर क्वेश्चन ने बोला पी क्यू और आर हैं, तो आर एक धनात्मक समपूर्णांक है। आर को हम कोई एक धनात्मक समपूर्णांक रख लें। मान लिया हमने 2। पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने पी को 3 मान लिया और क्यू को 5 मान लिया। अब निम्नलिखित व्यंजक में कौन सा सत्य नहीं हो सकता? पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। क्यू पी माइनस आर, क्यू की वैल्यू 5 है। पी माइनस आर करते हैं, 3 में 2 गया 1, आया 5। 5 एक विषम है, फर्स्ट अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पी माइनस आर स्क्वायर सम है। तो P अपना 3 है, R अपना 2 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ये तो अपना विषम आ गया, क्वेश्चन ने पूछा था सम है, तो अपना B गलत हो गया। ये व्यंजक सत्य नहीं हो सकता है। थर्ड को अपना चेक करते हैं। क्यू स्क्वायर पी माइनस आर, क्यू स्क्वायर करेंगे 25 आ गया, पी माइनस आर करेंगे 1 आ गया, ये 25 आया, ये भी विषम है, तो ये अपना सही हो गया थर्ड ऑप्शन। फोर्थ चेक करते हैं। आर 2 पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू करेंगे तो -2, -2 का स्क्वायर 2 गुणे 4 8 आ गया, सम है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो अपना केवल बी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यही क्वेश्चन ने पूछा था कौन सा व्यंजक सत्य नहीं हो सकता है। तो हम लोग वैल्यू पुट करके बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को ट्रेन ए 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है? मान लिया ट्रेन बी है और ट्रेन बी पे यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है इस जगह। तो ट्रेन ए जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो यहाँ से ये बंदा देख पाएगा कि ट्रेन ए आ गई, और जब ट्रेन ए की पूरी लंबाई, मान लिया ये यक्स है, तो ये जब पूरी लंबाई पार कर जाएगी यहाँ से, तभी तो ये बी वाला व्यक्ति समझ पाएगा कि ट्रेन ए अपनी पूरी निकल गई है। तो ट्रेन ए अपनी पूरी पार कर जाएगी। अब क्वेश्चन ने बोला था कि ट्रेन ए की स्पीड 73 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन बी की 23 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक ही दिशा में चल रही है, तो स्पीड में माइनस हो जाएंगी, तो 73 माइनस 23 हो गया, ये अपनी स्पीड हो गई 73 माइनस 30। और डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? क्योंकि अपनी ट्रेन ए को ही केवल निकलना है, तो यक्स डिस्टेंस मान लिया हमने कवर की है, और टाइम उसे कितना लगा है 36 सेकंड का। तो यक्स अपान 73 में 23 गया 50 गुड़े 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, बराबर 36। तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 50 गुड़े 5/18 गुड़े 36, 18 से काटेंगे 2, 55 25 दुनाई 50, 500 मीटर ट्रेन ए की लेंथ आ जाएगी। 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या का योग क्या है, ये हमें निकालना है। अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक, तो एक तरफ हम लोग सम संख्या वाला लिख लेते हैं, एक तरफ विषम संख्या वाला। क्वेश्चन ने लास्ट में क्या बोला है? अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है। अगर विषम संख्या हमने यक्स मान लिया सबसे छोटी, तो सबसे छोटी सम संख्या यक्स प्लस 3 हो गई। अब पहली लाइन में क्वेश्चन ने क्या बोला था? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो 5 क्रमागत निकालनी है, तो x प्लस 3 अगर पहली है तो x प्लस 5 दूसरी हो जाएगी, x प्लस 7 तीसरी हो जाएगी, x प्लस 9 चौथी हो जाएगी, x प्लस 11 अपनी पांचवी हो जाएगी। 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में, तो 4 क्रमागत विषम संख्या निकाल लेते हैं। तो पहली अगर यक्स है तो दूसरी यक्स प्लस 2 हो जाएगी, तीसरी यक्स प्लस
4 हो जाएगी और चौथी x प्लस 6 हो जाएगी। इनका योग करते हैं, 5x आ गया और यहाँ पे 11 9 20 7 27 5 32 3 35। इसका योग करते हैं 4x प्लस 12 आ गया। क्वेश्चन ने बोला है चार क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है, तो बराबर 4x प्लस 12 प्लस 36। इसको सॉल्व करते हैं, 5x माइनस 4x आ गया और 36 में 35 गया, एक x की वैल्यू आ गई 13। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, x प्लस 11, x प्लस 11 प्लस क्या पूछा है, इसमें क्या जोड़ के बताना है, सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है अपनी, x प्लस x। 2x प्लस 11 की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 26 प्लस 11 वैल्यू आ गई 37। करेक्ट आंसर अपना डी हो गया, थर्ड का डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंगों को 2:5 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% से बढ़ाया जाता है तो बनने वाली नई डाई में पीले रंग का प्रतिशत कितना होगा। तो जो डाई है उसमें रेड और येलो का कौन सा अनुपात है, 2:5 के अनुपात में है। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% बढ़ाना है, इसको हम लोग 25% बढ़ा दें, तो 25 दूना 50 मतलब 0.5 बढ़ जाएगा, तो 2.5 आ गया ये, और येलो आ गया 5। अब क्वेश्चन ने बोला है तो बनने वाली नई डाई में पीले रंग का प्रतिशत कितना होगा। पीला रंग अपना कितना है 5, और टोटल अपना कितना है 5 और 2 7.5। इसका परसेंटेज पूछा है, दशमलव बटाया 0 बढ़ाया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, 200/3 मतलब 66.666%, 200/3। चौथे का बी हो गया सही। नेक्स्ट, केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो कुल कितने मत पड़े थे 7500, इसका 20% अवैध हो गया, तो 20% कितना होता है 20% अवैध हो गया, मतलब 75 दूना 150, 1500 अवैध हो गए, तो बचे कितने 6000। अब क्वेश्चन ने बोला है शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए, तो पूछा राजू को कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो अगर 55% शिवा को प्राप्त हो गए, इसमें 55% शिवा के पास चले गए, तो 45% ही तो राजू के पास बचे। राजू के पास 45% बचे, तो 45% की वैल्यू पूछी है। 56 से 30 3 ऐसे 6 चौको 24 और 3 27, 2700 आ गया करेक्ट आंसर। राजू को इतने मिले होंगे, 5 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, अनुजा एक वस्तु को 6% नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन करती है। अगर 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 का लाभ होता है तो उसकी वस्तु के 1 किलो का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 केजी पे पहले हम लोग वर्क करते हैं, 40 केजी तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम 1 केजी पे वर्क करते हैं। अनुजा एक वस्तु को 6% नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है। 6% नुकसान के साथ मतलब 94 पे उसने वस्तु बेची होगी 100 वाली, ये पहले अपना रेशियो लिख लिया। दूसरा, परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन करती है, मतलब वह 1000 ग्राम का रुपए लेती होगी और उसके बदले 800 ग्राम देती होगी। अब आगे क्वेश्चन ने बोला है अगर 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 रुपए का लाभ होता है तो उसकी वस्तु के 1 किलो का लागत मूल्य। तो पहले हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, कितना आ गया 94/80 मतलब 47/40। ये 1 केजी पे हम लोग वर्क कर रहे थे, तो 1 केजी में उसे 7 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 का लाभ होता है। 40 किलो पर अगर 350 का लाभ होता है, 1 किलो पर कितने का लाभ होगा 350/40। यहां से 7 की वैल्यू 350/40 के बराबर है। अब क्वेश्चन ने बोला तो उसी वस्तु के 1 किलो का लागत मूल्य, मतलब 40 की वैल्यू पूछी है। 1 केजी पे हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे थे, ये पूरा सेक्शन हम लोगों ने 1 केजी पे वर्क किया था, तो 40 की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है। जो पूछा गया ऊपर 7 यूनिट की हमें मालूम है वैल्यू, बटे 7 कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी है 350/40, 40 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 50। 1 किलो लागत मूल्य कितनी होगी 50 रुपए। क्वेश्चन नंबर 7,
प्रिया ने x और y के बीच की दूरी 4 घंटे में पूरी की, उसकी औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x और y के बीच की दूरी, ये तो बहुत सिंपल है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड, उसकी औसत कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड 90 लिख लिया, टाइम कितना है 4 घंटे, इंटू 4 कर दिया, 9 चौक 36, 360 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस आ गई, दूरी। 7 का बी करेक्ट होगा। एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है, ये क्वेश्चन ने बोला है। कैंसिल करते हैं, मतलब 7x प्लस 3y की वैल्यू 3600 आ गई। ये अपनी पहली इक्वेशन आ गई। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है, मतलब x प्लस वाई का 20% मतलब 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 160 है। क्वेश्चन ने बोला है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 800। ये आ गई अपनी इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। अगर सेकंड में 3 का गुणा कर दें तो 3x प्लस 3y बराबर 2400 आ गया। अब फर्स्ट में सेकंड को घटा दें, यहाँ माइनस माइनस लग जाएंगे सब, तो कितनी वैल्यू आ गई 4x बराबर 1200। x की वैल्यू कितनी आ गई 300। पहली संख्या अपनी 300 आ गई, पहली अपनी 300 आ गई, तो इस फर्स्ट इक्वेशन पे पुट करते हैं x की वैल्यू 300, तो 7 3 21, इसमें घटेगा 1500 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 500। अब क्वेश्चन ने पूछा है दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा कितना है, तो इसका 2/5वां हिस्सा निकाल दें। y की वैल्यू कितनी आ गई 200। यही क्वेश्चन ने पूछा था। 8 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों को वेतन 4000 से बढ़ाया जाता है तो नया अनुपात 40:57 होता है। सुमित का वर्तमान वेतन कितना है। या तो आप ऐसे करिए कि उनके पहले वेतन का अनुपात कितना था, मान लिया 2x/3x, इस पे 4000 इस पे बढ़ा दिया और 4000 इस पे बढ़ा दिया। अब इसका अनुपात कितना हो जाता है 40/57। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। या तो दूसरा तरीका करिए कि पहले 2:3 के अनुपात में था, फिर 40:57 के अनुपात में हो गया। अब 4000 से बढ़ाया जाता था, हम इसके कितने का अंतर है, 2 पे कितना बढ़ा 38, और इस पे ज़्यादा बढ़ गया, तो इस पे हम लोग इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे भी इक्वल इंक्रीमेंट हो, यहाँ पे भी इक्वल इंक्रीमेंट हो, तो इसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, 3 2 में डिफरेंस कितने का, 1 का, इस पे 17 का डिफरेंस है, तो 17 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो पे कर देते हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा 34 और 51, और 1 का नीचे वाले में करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो अब ये जो 34 51 आया है और 40 57, इस पे डिफरेंस देखना, 34 से 40 जाएगा +6 और 51 से 57 जाएगा +6, अब इक्वल हो गए। अब क्वेश्चन ने पूछा है सुमित का वर्तमान वेतन कितना है। वर्तमान वेतन अपना हो गया 57 की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है और बताई किसकी है, 4000 से बढ़ाया जाता है, हमारे अकॉर्डिंग 6 यूनिट से बढ़ रहा है, 6 यूनिट की वैल्यू 4000 दी है, 3 यहाँ पे 2000, 57 दूना 114, 1000/3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 11 63 24, 38000 आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन पे नहीं है, तो डी सही हो गया, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, ए से बी 70% अधिक कार्यकुशल है। ठीक, जिस काम को ए अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता था, उसको दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी में दक्षताओं का अनुपात देखते हैं। ए से बी 70% अधिक कार्यकुशल है। अगर ए 10 है तो बी 17 है। तो अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया अपना दक्षता का, तो आगे क्या बोला है, जिस काम को ए अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता था, मतलब 10 की एफिशिएंसी दक्षता से 9 दिनों में काम पूरा होगा। ये अपना आ गया टोटल वर्क। इसको करना किसको है, उसको दोनों को मिलाकर कितने दिनों में पूरा कर, दोनों मिला के कितने हो गए 27, तो बराबर कितना आ गया 19, 90/27, भाग देंगे 27 3 81 और 9/27, मतलब 3 सही 1/3। करेक्ट आंसर अपना ए आ गया, 10 का ए।
नेक्स्ट देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के आसपास घूर्णन करने पर प्राप्त आकृति के परिमाण का पता लगाएं, यह मानते हुए कि त्रिकोण का आधार और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर और 24 मीटर है। यहाँ पे 7 मीटर, ये 24 मीटर, तो हाइपोटेनस, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो हाइपोटेनस ट्रिपलेट से अपना कितना आ गया 25। अब हाइपोटेनस पे कर्ण के आसपास घूर्णन करना था, तो ये ऐसी कुछ आकृति बनेगी, लेकिन अपना हम लोग पढ़ रहे हैं 2D में, आकृति बनेगी 3D में, तो इमेजिन कर लीजिएगा। अब इसकी आकृति के सीधा फार्मूला देखते हैं। आयतन का इसका फार्मूला क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइपोटेनस कर्ण, ये होता है अपना आयतन का फार्मूला। टीएसए का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस बी, और इस पे आर कैसे निकालते हैं, आर निकालते हैं यल इंटू बी बाई एच से। इन तीन फार्मूलों का यूज करके हम लोग इसकी वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और रेडियस निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हमें चाहिए वॉल्यूम, तो पहले आर की वैल्यू निकाल लें। आर की वैल्यू क्या होती है, यल इंटू बी मतलब 7 गुणे 24 बटे एच 25। सॉल्व करते हैं, v बराबर 1/3 पाई, आर की वैल्यू रखते हैं 7 गुणे 24 बटे 25 गुणे 7 गुणे 24 बटे 25, और कर्ण अपना कितना था 25। सॉल्व करते हैं, 25 से 25 कैंसिल हो गया, यहाँ से 8 आ गया, 8 सत्ते 56 गुणे 7 चौक 28 2 असील और 7 9 14 और 2 16 बटे 25 आ गया इंटू पाई। इसका गुणा करते हैं, 56 इंटू 168 बटे 25, तो 8, और जब 6 का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 8, और 8 यूनिट डिजिट ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया 11 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, बेला ने $1450 मूल्य की एक पेंटिंग 10% लाभ पर टेडी को बेची। टेडी ने 10% नुकसान पर उसे बेनी को बेच दिया। अगर बेनी उसी मूल्य पर वह पेंटिंग बेला से खरीदता जिस मूल्य पर उसने वह टेडी से खरीदी है, तो बेला का लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता। देखना, बेला हमें एक्चुअल वैल्यू पे वर्क नहीं करना, $1450 नहीं चाहिए, क्योंकि वैल्यू देखो परसेंटेज में दी है और ऑप्शन भी अपने परसेंटेज पे, तो एक्चुअल वैल्यू हम लोग 1450 नहीं देखेंगे। बेला को हमने मान लिया कि 100 रुपए पे एक पेंटिंग उसके पास होगी, उसने बेचा किसको, मूल्य पर टेडी को बेचा। टेडी को कितने 10% लाभ पर बेचा है, प्लस 10% पर, मतलब बेचा कितने पे होगा 110 पे। अब टेडी ने 10% के नुकसान पर उसे बेनी को बेच दिया है। टेडी ने 10% नुकसान पर बेनी को बेचा है। बेनी को कितने पे मिली होगी, 110 का 10% जब निकालते हैं तो आया 11, 11 110 में घटाते हैं 99 पे, बेनी को 99 पर बेची होगी। अगर बेनी उसी मूल्य पर वह पेंटिंग बेला से खरीदता जिस मूल्य पर उसने वह टेडी से खरीदी है, अगर उसी मूल्य पर बेला से खरीदता तो पूछा क्या है, तो बेला का लाभ या हानि। बेला 100 यूनिट की उसकी वैल्यू थी, जो चीज उसके पास थी, उस पर 99 माइनस कर देंगे, एक आया, एक का नुकसान होता उसको कितने पे 100 पे, इंटू 100, 1% की नुकसान हो जाता। डी ऑप्शन करेक्ट है, 12 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, निम्न संख्याओं में से कौन सी 11 से विभाज्य है। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कैसे करते हैं, 14 52 6 अगर लिखा है तो 6 5 11 1 12 पे माइनस कर देते हैं, 4 2 6, वैल्यू आई 6। अगर इसकी वैल्यू 0 या 11 आए तो वह 11 से डिविजिबल होगी, नहीं तो 11 से डिविजिबल नहीं होगी वह संख्या, तो पहली तो अपनी डिविजिबल नहीं है। सेकंड देखते हैं 12 6 5 4, तो 4 6 4 10 11 माइनस 5 2 7, इसकी वैल्यू आई 4, मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। 15 4 2 6, 6 4 10 11 माइनस 5 2 7, करेंगे वैल्यू आई 4, ये भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 0 या 11 आनी चाहिए वैल्यू। अब लास्ट को देखते हैं 14 520, 0 5 1 6 और 4 2 6, आ गई वैल्यू 0, 0 या 11 होना चाहिए 11 के डिविजिबल होने के लिए, 0 आ गई वैल्यू, तो अपना डी सही हो गया 13 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, रेगिना सफर का 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बाकी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरा भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। इस तरह वो 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
वह कितने घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रही है। तो अगर हम लोग स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे, स्पीड पे जब हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो क्या आता है, टाइम। तो हम लोग स्पीड पे एलिगेशन लगा दें, 15 किलोमीटर पर घंटे की पहले चलती थी, 50 किलोमीटर से बाद में चलती थी। रिजल्टेंट अपना कितना आ गया, 120/5, 5 दूना 10, 5 चौको 20, आ गया 24। अब 50 में 24 घटाएंगे कितना आया, 26। 24 में 15 घटाएंगे आएगा 9। अब क्वेश्चन ने बोला है वह कितने घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रही थी। 15 किलोमीटर प्रति घंटे ये स्पीड थी। 26 की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है और 26 9 35 की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है। कितनी, 5 घंटे टोटल था। ये अपना टाइम आया है ना, 26 और 9 अपना टाइम आया है, क्योंकि हम लोग स्पीड पे एलिगेशन लगाते हैं तो टाइम आता है। तो इसकी वैल्यू निकाल लें, 5 सते 35, 26/7 करते हैं तो 7 त्रिक 21, 5 और 0, 7 सते 49 और 1, 3.71 घंटे उसको लगेंगे। 14 का 1। 15 नंबर देखते हैं। एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं। ए और बी कितने दिन लेते हैं, 6 दिन। बी और सी कितने दिन लेते हैं, बोला है 15 दिन। और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन लेते हैं, 5 दिन। इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 30। तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। अगर b प्लस सी की दक्षता 2 है और a प्लस बी प्लस सी की दक्षता 6 है तो a की कितनी आ जाएगी, घटाएंगे, a की आ गई 4। अगर a प्लस बी की दक्षता 5 है और a प्लस बी प्लस सी की दक्षता 6 है तो c की कितनी आ गई, 1। अब c की 1 आ गई और b प्लस सी की 2 है तो b की कितनी आ गई, 1। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, एक साथ काम करते हुए a और c उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल काम अपना कितना है, 30। और a और c को मिलके कराना है, a और c को मिलके कराना है, मतलब 4 और a की दक्षताएं जुड़ जाएंगी, 5 आ गया, 5 छक्का 30, 6 दिन लगेंगे, 15 का b। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। एक थैले में 305 रुपए की राशि 4, 5 और 7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। प्राइस कितने के हैं, 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। 4, 5, 7 के अनुपात में है। क्वांटिटी कितनी है, 4x हमने मान लिया, 5x मान लिया और 7x। इसकी वैल्यू कितनी निकल आई, प्राइस इंटू क्वांटिटी से। इसकी वैल्यू आ गई 100x, इसकी वैल्यू आ गई 50x, इसकी वैल्यू आ गई 350x। क्वेश्चन ने बोला है एक थैले में 350 रुपए की राशि, मतलब ये जो अपनी वैल्यू आई है इसका टोटल कितने के बराबर है, 305। लेकिन ये रुपए में है, हम लोगों ने अपने यहाँ पे पैसे पैसे पे रखे थे तो इसको भी पैसे पे चेंज कर लें। 305 00 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 350 और 50 400, ये आ गया 500। 500x बराबर 305 00 00 कट गए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 61। x की वैल्यू जब 61 आ गई तो क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी है। x की वैल्यू 61 हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो 25 पैसे कितने सिक्के आ गए, 4, 4 छंग 24, 244। और अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे 305 और 427 आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कुलांचे भरता है। अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलांचे भरने की आवश्यकता होगी ताकि उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी औसत गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो जब हम लोग स्पीड पे एलिगेशन लगाते हैं तो क्या निकलता है, टाइम। तो हम लोग एलिगेशन सॉल्व करते हैं। पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, उस पर 6 किलोमीटर तक कुलांचे भरता था, तो 6 किलोमीटर 3 पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलांचे भरना चाहिए। टाइम 3 घंटे लिखा है, ये अपना स्पीड रहता है, ये अपनी टाइम रहती है, टाइम। आगे बोला है अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलांचे भरने की आवश्यकता होगी ताकि उसके द्वारा तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो टोटल रिजल्टेंट उसकी 6 थी। तो 6 और 3 में जब 6 में 3 घटाएंगे 3 आया, 3 की वैल्यू जब 3 है तो 2 की वैल्यू 2 रहेगी, तो 6 में 2 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। 8 किलोमीटर पर आवर अपने डी 17 का डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। एक व्यक्ति ने 90 घड़ियां खरीदी।
इनमें से 40 घड़ियां 10% लाभ पर तथा 50 घड़ियां 20% लाभ पर बेच दी। यदि वह सभी घड़ियां 15% लाभ पर बेचता तो उसे 40 रुपए कम मिलते। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। तो एक व्यक्ति ने 90 घड़ियां खरीदी थी, टोटल 90 घड़ियां थी। इनमें से 40 घड़ियां 10% लाभ पर बेची थी, 50 घड़ियां 20% लाभ पर बेची थी। यदि वह सभी घड़ियां 15% लाभ पर बेचा तो पहले अपने इससे रिजल्टेंट लाभ निकाल लेते हैं। तो 4 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 10 चौको 40% यहाँ पे आ गया, 20 पंचे 100 यहाँ पे आ गया 100%। तो 140% का लाभ हुआ है। लेकिन जब पूरे अपने रेशियो से भाग देंगे तो आ जाएगा रिजल्टेंट अपॉन 9 पे भाग दे दिया, मतलब इतने का लाभ हुआ है उसको पहले। अब क्वेश्चन ने बोला है कि यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 40 का रुपए कम मिलते। तो 15% लाभ पर बेचता तो 140/9% की वैल्यू से माइनस कर देंगे 15% की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 40। सॉल्व करते हैं, 140 में 15 नहीं 135 घटाएंगे तो 5/9% की वैल्यू आ जाएगी 40। क्वेश्चन ने पूछा है प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। 100% की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 5% की वैल्यू कितनी आ गई, न चौको 36, 360 रुपए। 100% की वैल्यू निकालना है, इस पे 20 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे भी 20 का गुणा कर देते हैं। कितनी आ गई, इतनी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास घड़ियां कितनी थी, 90 घड़ियां, 90 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 0 0 न चौको 36, 4 दूना 8, 80 आ गया प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, 18 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है जिससे 12 मीटर, 8 मीटर 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाइयाँ ठीक ठीक मापी जा सकें। तो 12 मीटर की लंबाई नापनी है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर। फिर 8 मीटर 20 सेंटीमीटर तो ये 820 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर 4 मीटर 20 सेंटीमीटर तो ये 420 सेंटीमीटर आएगा। अब सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई निकालनी है, मतलब इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना आएगा, यहाँ पे 21 गुणे 20 है और यहाँ पे 41 गुणे 20 है। तो 21 और 41 पे तो कुछ मिल नहीं रहा और यहाँ पे 20 है ही है, तो मतलब एचसीएफ अपना 20 आ गया। तो हमें 20 सेंटीमीटर की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई हो जाएगी स्केल की। 19 का डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है। MP/CP, इन क्वेश्चन को पढ़ते ही इसी फार्मूले से करना रहता है। MP/CP बराबर SP/CP। एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर करता है। अगर लागत मूल्य 5 है तो MP अपना 6 आ जाएगा और ग्राहक को 15% की छूट देता है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15% की अगर छूट देगा तो एक्चुअल में 85% पे बेचेगा, तो 85/100 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। इसके अलावा बिक्री के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, मतलब 1000 ग्राम का उसने रुपए लिया है कस्टमर से और दिया कितना है 850 ग्राम। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो SP/CP की वैल्यू आ जाएगी। 0 0 कैंसिल हो गए, 85 85 कैंसिल हो गया, मतलब 6/5 आ गया SP/CP। अब हमें समग्र लाभ प्रतिशत निकालना है। CP अपना 5 है, SP 6 है, तो 1 का लाभ हुआ। CP कितना था 5 से इंटू 100, 20% का उसे लाभ हो गया। 20 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। ए ने 75,000 के साथ ही कारोबार शुरू किया है। बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब ए ने कितना किया था 75,000 रुपए, टाइम उसका कितना था, एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में मतलब ये 12 महीने तक। अब बी ने कितना किया था 37,500 इंटू ये कितने महीने तक किया हमें नहीं पता, हमने मान लिया यक्स। अब प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट टाइम होता है तो प्रॉफिट इसके बराबर हो जाएगा 3/1 के अनुपात में आ जाएंगे। 0 0 कैंसिल हो गया, ये 2 गुना होता है और 3 से 4 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8।
8 मंथ तक ये जो अपने बी हैं इन्होंने अपनी धनराशि निवेशित की होगी, तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ होगा? अगर 8 महीने तक उसने अपनी धनराशि निवेशित की थी तो 12 महीने में 8 महीना हम लोग माइनस कर दें तो 4 महीने तक उसने अपनी धनराशि निवेशित नहीं की होगी। 21 का ए करेक्ट हो गया। 22 देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है? तो 24 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, मतलब 3 और 8 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए जो संख्या दी होती है उसके अंकों का योग भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 8 से डिवाइड होने के लिए जो संख्या दी होती है उसके लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग पहले 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन पे चलते हैं। 1 4 7 4 4 4 4 8 7 15 4 19 1 20। पहली संख्या नहीं कटेगी। दूसरा देखते हैं, 3 से नहीं कटने वाली है। 2 8 8 5 6 6 5 11 8 19 8 27 2 29। 3 से नहीं कटेगी ये भी। 4 3 9 7 6 7 6 13 9 22 3 25 4 29। ये भी नहीं कटेगी 3 से। फिर 5 7 5 2 8, इसको चेक कर। 8 2 10 5 15 और 15 12 27। ये 3 से कट जाएगी। और अगर 3 से कट जाएगी 8 से चेक करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है 8 से कटेंगे कि नहीं। चेक करते हैं। 8 छंग 48 और 4 बचा, 8 छंग 48 कट गई। अपना डी करेक्ट आंसर आ गया 22 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्मित की। इनमें से 20% को कुछ दोषों के कारण बेचा नहीं जा सका है। दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को अंततः बेचा गया, जबकि बाकी को निकाल दिया गया है। निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या है जिन्हें बेचा नहीं जा सका है? तो पहले अगर अपनी 100% मशीनें थी, 1000 से हमें मतलब नहीं है, हमें 100% अगर मशीनें थी तो उसमें से 20% को कुछ दोषों के कारण बेचा नहीं जा सका है, मतलब 20% को नहीं सेल किया गया है और 80% अपनी सेल हो गई हैं। आगे क्या बोला है? और उनमें से 95% को अंततः बेचा गया। किसमें? दोषपूर्ण मशीनों से। मतलब 20% से 95% को और बेच दिया गया। तो 9 दो 5 10 दुनाई 18 1 19, मतलब 19% को और बेच दिया गया। पहले हमारी 80% बिक गई थी, फिर हमें 19% बिक गई, तो बचा कितना? 99% अपनी बिक गई हैं। 100% अपनी वैल्यू मानी थी, कितने? 1% नहीं बिकी हैं। यही क्वेश्चन ने पूछा था, जिन्हें बेचा नहीं जा सकता है। डी 23 का डी। 24 देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। 84 की स्क्वायर है तो 84 इंटू 84। बोर्ड मास से सॉल्व करना है इसको, बोर्ड मास से। 84 इंटू 84 अपॉन 28 इंटू 12, और इस पूरे के बटे 24 है तो इंटू 24 यहाँ कर दिया, बराबर 7 गुणे क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया। तो 28 त्रिका 84, 3 आ गया, 12 दुनाई 24 आ गया, और 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 आ गया। 7 से काटा 6 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। करेक्ट आंसर अपना ए हो गया, 24 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। यदि एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज 406 रुपये, तो उसी समय अवधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 3% है। CI और SI हम लोग चेक करते हैं। SI कितना हो जाएगा 2 सालों के लिए? 3 दुनाई 6%। लेकिन CI निकालने के लिए हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं, A + B + AB बाई 100। तो इससे 3 की जब वैल्यू ए पे और बी पे रखेंगे तो कितना आएगा? 3 + 3 6 और प्लस 0.09, तो ये आ गया 6.09%। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? तो उसी समय अवधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, और 2 साल के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मतलब इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 406 दी है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है, तो जो पूछा गया ऊपर बताया गया, नीचे इंटू वैल्यू 406। 3 से काटते हैं, 3 दुनाई 6, और यहाँ पे 2.03, इससे इसको काट देते हैं, दशमलव हटाए थे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 200 आ गया अपना करेक्ट। 200 यहाँ पे 2 और आएगा जब इससे काटेंगे, तो अपना 200 गुणे 2 आ गया, 400 अपना करेक्ट आंसर हो गया। 25 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। यदि एक लड़के ने ABCD और E और F नामक 6 पुस्तकों क्रमशः 111, 95, 50, 125 और 75 और
एक्स की लागत पर खरीदी हैं। अगर इन पुस्तकों की औसत लागत बी, सी और डी की औसत लागत से 6 अधिक है तो एक्स का मान ज्ञात करना। तो पहले हम लोग इनकी औसत निकाल लेते हैं, पहले 6 पुस्तकों की जोड़ते हैं। 111, 95, 50, 125, 75 कितना आएगा? 5 5 10, 5 15, 1 16, 1 हासिल। 7 2 9 5 14, 9 23, 1 24, 1 25, 2 हासिल। 2 1 3, 3 1 4, 456 आ गया। प्लस यक्स औसत बनाना है तो अपने 6 से डिवाइड कर दिया, 6 पुस्तकें थी। कितने के बराबर है? क्वेश्चन ने बोला है अगर इन पुस्तकों की औसत लागत बी, सी और डी की औसत लागत से 6 अधिक है। बी प्लस सी प्लस डी, तो बी प्लस सी प्लस डी करते हैं, कितना आएगा? बी 95 है, सी 50 है और डी 125 है। इनको जोड़ते हैं, 5 5 10, 1 हासिल। 2 5 2 7, 9 7 16 और 2 5 5 10, 1 हासिल आया था। और 2 5 2 7, 9 7 16, 1 17, 1 हासिल आया। और 1 1 2, 270 आ गया। इनके औसत से 6 अधिक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा कर दिया। तो 456 प्लस यक्स अपान 6 बराबर 90 प्लस 6 96। इसको जब कैंसिल करेंगे 90 आएगा। 456 प्लस यक्स बराबर 6 का गुणा 96 करें, 6 6 36 3 है, 6 9 54 3 57। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 576 माइनस 456। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, 120। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, 26 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट 98 फैक्टोरियल को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 5 से भाग देना है तो हमें संख्या के लास्ट डिजिट से मतलब है, लास्ट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 गुणे 1 मतलब 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 6 चौक 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, तो 24 पंचे 120। तो अब जब जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल के ऊपर जाएंगे तो 5 फैक्टोरियल का मल्टीप्लायर लगता जाएगा। जैसे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो 6 गुणे 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो 5 फैक्टोरियल में 120 ऑलरेडी है, लास्ट में 0 है ही। तो 5 फैक्टोरियल के बाद चाहे जितने फैक्टोरियल तक जाए लास्ट में 0 जरूर आना है। तो हमें केवल 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल से ही मतलब है। आगे तो हमेशा 0 आएगा ही, तो वो 5 से डिवाइड ही हो जाएगा। हमें केवल इतने को चेक करना है जी कि 5 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। इसको जोड़ते हैं, 24 36 2 32 2 34। 34 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे कितना? 5 छक्का 30 और 4 शेष बच जाएगा। 27 का डी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। धोनी द्वारा उधार ली गई 800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में 956 हो जाती है। तो 3 साल में 800 की राशि क्या होगी अगर ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हो रही? तो 3 साल में कितनी बढ़ जाती है? 956 पे जब हम 800 घटाते हैं कितनी बढ़ गई 3 साल में? 6 5 1, 156 बढ़ गई। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? तो 3 साल में 800 की ही धनराशि क्या होगी अगर ब्याज की दर 4% अधिक कर दी गई है? तो 4% अधिक कर दी गई है प्रति वर्ष, और 3 साल में पूछना है मतलब 12% और हमें ब्याज मिल जाएगा। तो 800 का 12% और निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 96 रुपये। 96 रुपये उसे और मिलेंगे। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? तो 3 साल में 800 की राशि क्या होगी, मतलब मिश्र धन पूछा है। तो पहले 156 रुपये था नॉर्मल ब्याज से, ब्याज की दर से। अगर 4% बढ़ा देंगे तो 96 रुपये और हो जाएंगे 3 साल के लिए। और अपना मूलधन कितना था? 800 रुपये। योग करते हैं, 6 6 12 1 हासिल, 9 5 14 1 15 1 हासिल, 8 2 10, 1052 रुपये अपना करेक्ट आंसर आ गया 28 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर।
एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न है। ठीक है, परीक्षा में 4 अंकों वाले हाँ या ना के प्रश्न है और 5 अंकों वाले बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो जो 4 अंकों वाले हाँ या ना के प्रश्न, हाँ या ना के प्रश्न जो हैं उनके हमने मान लिया यक्स हाँ या ना वाले, हाँ या ना वाले, और जो 5 अंकों के बहुविकल्पीय एमसीक्यू उनको हमने वाई मान लिया। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न है, मतलब x प्लस वाई प्रश्नों की संख्या 22 है। आगे क्या बोला है, 4 अंकों वाले हाँ या ना के प्रश्न मतलब 4x प्लस 5 अंकों वाले एमसीक्यू 5y। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 100 अंकों में से था 100 दी है। सॉल्व करते हैं, पहली क्वेश्चन पे 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पे 4 का, तो 4x प्लस 4y बराबर आ गया 88। अब माइनस कर देते हैं पहले पे दूसरे को, या दूसरे पे पहले को माइनस कर देते हैं, माइनस वाई की वैल्यू -12 आ गई, मतलब वाई की वैल्यू आ गई 12। वाई की वैल्यू 12 मालूम चल गई, तो परीक्षा में कितने बहुविकल्पीय प्रश्न, यही क्वेश्चन ने पूछा था, हमने एमसीक्यू वाई माना था, वाई की वैल्यू 12 आ गई, 29 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा और फिर उसे 7 से विभाजित किया। तो सेकेंड लाइन से हम लोग देखते हैं, 21 जोड़ा और फिर उसे 7 से विभाजित किया, और इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आया है। तो मान लिया संख्या यक्स थी, यक्स पे पहले क्या किया था, उसने 21 जोड़ा था, उसने पहले 21 जोड़ा और फिर उसे 7 से विभाजित किया अपॉन 7। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 187। तो अगर 7 से इस पे भाग दे दें x बाई 7 प्लस 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 187। तो x बाई 7 की वैल्यू कितनी आ गई 184। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 184 गुणे 7। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर, मतलब ये जो अपनी संख्या थी इसको, ये आ गई संख्या, लेकिन एक्चुअल संख्या में करना क्या था, ये ऊपर वाली लाइन पे बोला है राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर, मतलब 184 गुणे 7 को 7 से विभाजित करना था, और गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया था, तो प्लस 21 करना था। तो अब उसका सही उत्तर आ जाएगा, 7 से 7 कट गए, 184 पे 21 जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 8 2 10, 205। उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, 30 का डी। ओके, थैंक यू। ये सेट नंबर 13 अपना कंप्लीट हो चुका है, 1 से सेट नंबर 13 कंप्लीट हो गए हैं यूपीएसआई मैथ्स के। इस वीडियो में आपको अगर किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो कमेंट में अपना इशू रेज कर सकते हैं, या तो हमारे डिस्कशन ग्रुप द परसिस्टेंट ऑफिशियल के डिस्कशन ग्रुप पे आप लोग जुड़ सकते हैं। उस डिस्कशन ग्रुप की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग वहाँ जुड़ जाइए और वहाँ पे आप लोग अपना इशू रेज करिएगा। अगर हम लोगों को लगेगा कि इसे मैनुअली बताने से आपको समझ में आ जाएगा तो हम लोग वहाँ बता देंगे, या हम लोगों को लगेगा कि एक शॉर्ट वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो वहीं पे हम लोग शॉर्ट वीडियो से आपको समझा देंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं सेट नंबर 14 पे।